वो टीचर हैं, वो नेता नहीं है, वो नेताओं वाला काम कर रहे हैं। 1942 की तरह है ये कि यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है, तो क्या वो हमारे लीडर नहीं बन सकते? क्या स्टूडेंट के लिए स्टैंड? अगर बेसमेंट में इतनी दिक्कत है तो दिल्ली मेट्रो जो है वो भी बेसमेंट में चल रही है। पालिका बाजार मेट्रो पालिका बाजार जो वो भी बेसमेंट में है। जो डेलीगेशन आके हमको अभी बताया, लिखित में नहीं लाया, और कॉम्पनसेशन की बात हुई थी 3 करोड़ की, तो उसमें क्या बोल रहे हैं वो कि जब ये जो राव का डायरेक्टर अंदर है वो बाहर आएगा तो उससे बात करके एलजी वगैरह जो भी है वो बात करके उसके बाद में डिसाइड करेंगे। यार इसका तो प्रशासन को भी देना चाहिए। अरे भाई साहब, यही तो बात है, यही तो बात है। पहले उनको देना चाहिए, पहले वो कमिट करेंगे वो कितना देंगे। तो ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। कोई अंदर से बाहर आएगा उसके बाद नहीं, हमको लिखित में तो 3 करोड़ मिलेगा पर फैमिली तो मिलेगा, लिखित में चाहिए। उसके बाद मैंने तो ये अखबार में पढ़ा कि 10 लाख का वादा किया गवर्नर। 10 लाख से क्या होगा? 10 लाख से क्या होगा मैम? 10 लाख से क्या होने वाला है? एक स्टूडेंट का यहाँ ORN में 30 10 लाख तो एक स्टूडेंट का, आप ये बताओ, 2 लाख 2.5 लाख फी ले रहे हैं। एक बैच का स्ट्रेंथ 200-250 है, कम से कम एक बैच से वो 200-300 करोड़ कमाते हैं पर ईयर। और अगर अनुमान लगाते हैं तो कम से कम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट 400 से 500 करोड़ का टर्नओवर होता है उनका। उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ORN में, उनको एक फ्लैट अगर उन्हें लेना होगा, एक रूम लेना हो तो 25 से 30 हज़ार रूम पड़ जाता है, 10,000 खाने का, 35 से 40 हज़ार उनका पर ईयर का खर्च। 10 लाख रुपए सिर्फ रहने का खर्च हो जाता है, रहने और खाने का। और आप सरकार बोल रहे कि 10 लाख का कॉम्पनसेशन। ये बताओ, ये हमारे साथ मत थोड़ी, मतलब हम लोग UPSC स्टूडेंट 10 लाख रुपए तो सिर्फ खाने और पढ़ने में, मेरे पढ़ने का तो अलग, सिर्फ खाने और रहने का लग जा रहा है। टाइम जो इतना लगता है, मैंने ये भी सुना कि इन बच्चों ने प्री भी क्लियर किया था, 2 बच्चों ने। कि इस चीज को इस तरह ना तोला जाए कि 10 लाख रुपया 30 लाख रुपया रहने को यहाँ पे लग रहा है। यार 25 साल 30 साल जिस माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा करके यहाँ भेजा है, उनके पिछले दिन कैसे निकलेंगे? पहले तो इस बारे में सोचो कि जिसका एक बेटा था वो 50 साल की उम्र में कहाँ जाएगा? अब भाई अच्छा, आप यहीं पे रहते होगे ना, निरंजन नगर में रहते हो, ठीक है, एस्पिरेंट ही हो। तो एक बात बताओ, आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या यहाँ के जो अथॉरिटी है, चाहे MCD कह लो, चाहे DDA कह लो, जो भी, अभी चेक मैं दोनों का इंटरव्यू सुनी थी, दिव्य कीर्ति सर का भी सुन रही थी और मैं अवध ओझा जी का भी सुन रही थी। अवध ओझा जी का सीधा सीधा कहना था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये रास्ते पर नहीं हो रहा है और इसका कोई मार्गदर्शक करने वाला नहीं है। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को कंपेयर किया 1942 वाले प्रोटेस्ट से, जिसका कोई मार्गदर्शक नहीं था, उसकी वजह से तन्न हो गया था। ठीक, तो मैं पूरी बात अपनी करना चाहती हूँ। एक तो प्रोटेस्ट पे उन्होंने सवाल उठाया और दूसरा उन्होंने कहा कि एक कोई तरीका होता है, लेकिन बात ये भी है कि ये जो 4 विधान ओझा जी ने जो लंदन टॉप के प्लेटफॉर्म पे आके कहा कि ये 4 विधान मैं पेश करना चाहता हूँ और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के पास जाना चाहता हूँ, तो ये 4 विधान संस्कृति IAS में जब ये केस हुआ था उस वक्त क्यों नहीं आया? बाकी आप बोलो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पहली बात है, जो एस्पिरेंट यहाँ ये बात कर रहे हैं ना कि ये बाहर से आए हैं, ये अंदर के हैं, ये वहाँ के हैं, उनको ये लगता है ये पाकिस्तान से उठ के आ गए यहाँ बैठ के, ठीक है ना। जब तक यहाँ ABP का झंडा या दिल्ली यूनिवर्सिटी का झंडा उठेगा नहीं, तब तक आप किसी को मना नहीं कर सकते कि वो यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ हमारे समर्थन में आए हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि एस्पिरेंट ये चीज़ तोल रहा है कि हमें पीछे कर रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई तू बैठ जाके आगे, तेरे कौन मना कर रहा है? लेकिन एटलीस्ट वो जो लड़कियां आगे बैठी हैं उनके साथ ऐसे मिसबिहेव मत करो यार। अपनी बहन भी बैठ सकती थी, अपनी बहन भी बैठ सकती, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ, मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ। थोड़ा लड़की को हम बोलेंगे। 4 साल। आपका नाम? मनोज सिंह। मनोज सिंह जी मैम। आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? मैम नेक्स्ट IAS, आई एम एक्स स्टूडेंट नेक्स्ट IAS। यस मैम। कितने साल आपने इस इलाके में बिताया है? मैम 2 साल। 2 साल। यस मैम। और इन 2 सालों में क्या क्या कठिनाइयाँ आपको आई? मैम कठिनाइयों को गिनाने लग जाऊँ तो शायद सुबह हो जाएगी, बट मैं सुबह नहीं करेंगे, थोड़ा मैं सम अप करना चाहूँगी। मैम पहली प्रॉब्लम तो ये थे यहाँ पर वाटर लॉगिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। जब पानी बरसता था, मुझे याद है मानसून के टाइम में जब हमारी क्लासेस होती थी लास्ट ईयर, इतना पानी भर जाता था, हमें ऑटो करके जाना पड़ता था। ऑटो की डिमांड 100 150 रुपये हो जाती थी सिर्फ मेट्रो तक हमें पहुँचाने में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैम ये कि जितनी लाइब्रेरीज हैं सारी की सारी बेसमेंट में है। सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में, और कहीं पे भी मैम सेम एंट्री सेम एग्जिट है, कहीं पर भी डिफरेंट एंट्री एग्जिट का पॉइंट नहीं है, कोई अलार्म सिस्टम नहीं है, कहीं कोई इशू हो जाएगा हम ट्रैप हो जाएंगे उसमें। मैम तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रेंट की, इतने मैम रूम्स हैं हमारे, उन रूम्स का जो रेंट है वो मैम 15 हज़ार है, और हर 11 मंथ पर वो रेंट 10% इंक्रीज होता है। और 10% इंक्रीज में ऐसा नहीं होता कि वो 10% रेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई फैसिलिटी भी इंक्रीज करें, फैसिलिटी का कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। मैम हम फीस भरते हैं, उस पर 18% हम GST भी देते हैं, लेकिन हमें कोई मैम इम्प्लीमेंटेशन तो दिखना चाहिए ना।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, सब लोन लेकर के आए होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हर महीने का खर्चा मैम हमारा 20 से 25 हज़ार पहुँच जाता है, वो भी तब जब हम खर्चा करते नहीं है। हम एक एक टाइम खाना खाते हैं, हम एक एक टाइम खाना खाते हैं सो दैट खर्चा बच जाए। एक एक प्लेट खाने का मैम 80 से 85 रुपए का आता है, और खाने की कोई क्वालिटी नहीं होती है मैम, बिना क्वालिटी का खाना हमें मिलता है। और अगर आप मैम पीजी की और अगर आप गलियां चेक करेंगी ना, तो जो तार नहीं है मैम, ये लटके हुए ऐसे उलझे हुए हैं ना कि कहीं पर भी करंट उतर सकता है। अच्छा, मैंने एक ये भी खबर सुनी कि जिस बच्चे के एक जो नीचे जो तस्वीर एक बच्चे की लगी हुई है, वो इधर ही कैमरे, वो जो है वो बारिश का समय था और वो उसका पैर फिसला, उसने गेट पकड़ा तो उसके अंदर करंट आया, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। वो मुद्दा कितने महीने पुराना? मैम जस्ट एक हफ्ते पुराना, एक वीक पुराना। और वो किसी ने नहीं उठाया? मैम वो किसी ने नहीं उठाया। और अब तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं? मैम तमाम घटनाएं हुई हैं। और 24 जून को हमारी ही एक फ्रेटर्निटी की लड़की थी जिसने कंप्लेन की थी, वो ईमेल का प्रिंट आउट लेके घूम रही थी कल, उसने कंप्लेन की थी यहाँ वाटर लॉगिंग की और हर चीज़ की। अगर उस दिन एक्शन हो जाता ना मैम, तो ये इशू नहीं आता। मैम उसके बाद वो राव आईएएस की स्टूडेंट है। अच्छा, एक जो आप दो लोगों के ऊपर जो आप लोग बहुत ज़्यादा, मैंने भी जब लोगों से बात किया तो दो लोगों के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग क्यों नहीं आगे आके कह रहे। आज उन्होंने मीडिया में आके इंटरव्यू दिया है, विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा सर। उन दोनों ने ही कहा, अवध ओझा जी ने कहा कि ये प्रोटेस्ट ही डिलाइन है, डिरेल है, इसका कोई प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है, कोई इसको कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। 1942 से आपका प्रोटेस्ट वो किया। और दिव्य कीर्ति सर ने तो ये कहा कि अगर बेसमेंट में इतनी दिक्कत है तो दिल्ली मेट्रो जो है वो भी बेसमेंट में चल रही है, पालिका बाजार मेट्रो, पालिका बाजार जो वो भी बेसमेंट में है, और दिल्ली के ऐसे कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि बेसमेंट में ही चलते हैं। तो मैम आप क्या बोलो? उसके पीछे बेसिकली इंजीनियरिंग लगी हुई है, पूरे इंजीनियर काम किया है, वाटर का उसका मुद्दा निकाला है, उसका हल निकाला है, ड्रेनेज का पूरा सिस्टम किया। यहाँ की बेसमेंट का क्या निकाला है यार? दिल्ली मेट्रो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पालिका बाजार से कंपेयर किया जा सकता है आप लोगों के इलाके का? कंपेयर करोगे 10 बाई 10 की जगह को वो टीचर हैं, वो नेता नहीं है, वो नेताओं वाला काम कर रहे हैं, ब्लेम गेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो जो टीचर हैं उनको अपना लेना होगा जिम्मेदारी, उनको अभी नहीं बहुत पहले आना चाहिए था। वो इतना देर क्यों आ रहे हैं, इतना प्लॉट कर रहे थे क्या? ऐसा कहना है कि हम दोनों के इंस्टीट्यूट में थोड़ी ये हुआ है जो आप लोग इतना हम लोगों से सवाल कर रहे हैं कि उनके इंस्टीट्यूट में हो जाए। मैम प्रिवेंशन होता है ना कुछ, ये तो क्योर है जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो ये तो क्योर है। उनके खुद के इंस्टीट्यूट में मैम बेसमेंट्स में क्लासेस चल रही, 800-800 बच्चे बैठ रहे हैं। ये बच्चे 1-1, 2-2 घंटे, एक सेकंड भाई, 1-1, 2-2 घंटे ये बच्चे शांत रहते होंगे जब क्लासेस चलती होंगी। आज देखिए मीडिया के सामने कितना ये लोग, इन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं होता होगा मीडिया से, आज ये बोलने से रुक नहीं रहे। आज जब हमारे पेरेंट्स इनके पास छोड़ने के लिए आते हैं, जब ये अश्योर करते हैं उनको कि आपका बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या दृष्टि आईएएस नहीं करता है अश्योर? जब हमारी पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, क्या अश्योर नहीं करते कि आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है? ठीक है, पर आज सामने आने में उन्हें दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमसे क्यों सवाल इतना कर रहे? अच्छा, तो यहाँ ORN में जब खड़े होके ये बोलते हैं यहाँ लाइव सेशन में कि आप बच्चों जहाँ से भी पढ़ रहे हो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तब आप फेक न्यूज देते हो क्या? ORN क्या है भाई, थोड़ा सा बताना। ये है ओल्ड राजेंद्र नगर। मैम उनका टर्नओवर देखा जाए, उनका टर्नओवर कितना है साल का? वो अपनी कोचिंग के लिए क्यों बोलेंगे, स्टूडेंट के लिए क्यों बोलेंगे, अपनी कोचिंग के लिए मतलब डिफेंड करेंगे अपनी कोचिंग को। दृष्टि आईएएस की क्लास की होती है। एक और पॉइंट मैम एक और पॉइंट है, रुको, ऐसे नहीं, ये हवा ने तो थोड़ा और नेतृत्व की बात है ना मैम, ओझा सर ने नेतृत्व की बात करी है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वो एस्पायरेंट जो कैमरे पे आके यहाँ की बाइफर्केशन की चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ पे ये आगे हैं, हमारे यहाँ वो आगे हैं, नेशन को पूरा नेशन देख रहा है, वो मुद्दा रखते ही नहीं है आगे जो जिसकी डिस्कशन होनी चाहिए। जो आप मैम वो बोल रहे थे, आपने बोला कि अवध ओझा सर और दिव्य कीर्ति सर ने बोला कि 1942 की तरह है ये, कि यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है, तो क्या वो हमारे लीडर नहीं बन सकते? क्या स्टूडेंट के लिए स्टैंड नहीं ले सकते? वो क्या स्टूडेंट के लिए स्टैंड नहीं ले सकते? वो उनको स्टैंड मान ले नहीं लेना चाहिए? कैसे वो कंपेयर कर सकते हैं? कैसे वो कंपेयर कर सकते हैं? अगर वो हमारे लिए स्टूडेंट के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो स्टूडेंट को कैसे आके वो स्पीच देते हैं, लेक्चर देते हैं? 5 मिनट हमारे साथ गर्मी में नहीं बैठ पा रहे हैं। सुब्रा रंजन आई थी, 5 मिनट नहीं बैठी हमारे साथ। उनका कहना ये था कि तनु जैन यहाँ पर आई तो उनके लिए स्लोगन्स होने लगे। अगर हम लोग 3 दिन का
एग्रेशन था उनको उस रात को आना चाहिए था, उसी रात को यहाँ आना चाहिए था। उन्होंने कहा तनु जैन को अगर आप लोग ये कर सकते हो, अवध ओझा ने तो अपनी सिक्योरिटी की चिंता जताई कि अगर मैं आ जाता भीड़। नहीं, घर पे किसी की मृत्यु हो जाए, रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए, मैम रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए, घर पे किसी बड़े छोटे की मृत्यु हो जाए तो कितना टाइम लगता है घर वालों को आने में? कितना टाइम लगता है? 10 लाख रुपए एमसीडी ने आश्वासन दिया है, रहा हुआ है, इसका कोई फर्ज नहीं बनता कि उन स्टूडेंट के घर जाके बात। डायरेक्टर हमें क्या पता मैम, कोई बोल रहा है अगर उनके बच्चे को कुछ ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी करने हम झूठ बोलना सिखाएंगे, अब ओझा सर बोलते हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे लोग पीजी में रहते हैं, पीजी की हालत ऐसी है, छोटे छोटे भाई बड़ा बेकार है। मैम जो ये बात वो बोल रहे हैं, कल को अगर उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, उनकी बेटी या बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो भी बोल रहे होते कि 1942 जैसा है, वो 3 दिन बाद आते। अपने बेटे को खरोच भी आती है, इंसान भागता दौड़ता है। इसको पढ़ाते हैं ना, इसको पढ़ाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी वैल्यू कर ले, यही पढ़ाते हैं ना आप, इसी पर देश चलता है ना। लेकिन उनका ये है कि आप लोगों का सबका यूपीएससी एस्पिरेंट हो आप लोग, आप सबका सवाल इन्हीं 2 टीचरों से क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है इनकी है, इनकी ही बातें सुन सुन करके लोग यहाँ आते हैं। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, इन्हीं से इम्प्रेस होके आया हूँ ना, जम्मू से, पुंछ से आया हूँ, बालाकोट सेक्टर से आया हूँ, इन्हीं के वीडियोस देख के आए, इन्हीं की रील्स देख। रक्सौल से है मैं, बॉर्डर ऑफ नेपाल, नेपाल से आया हूँ मैं, नेपाल के बॉर्डर। कोई नेपाल, थोड़ा भैया कैमरामैन को भी जगह दो। ऐसा सिटी है, आप रक्सौल नाम सर्च करना, कोई जानते भी नहीं हो कि रक्सौल कहाँ है। जम्मू तो फिर भी वो बॉर्डर पे है नेपाल, वो छोटे से शहर से मैं आया हूँ। विकास दिव्यकीर्ति सर और अवध ओझा का लेक्चर सुन के यूट्यूब पे कि आओ आप दिल्ली आओ स्टूडेंट, आप यहाँ पे बहुत सारे अच्छे फैकल्टी मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। और इस बेसिस पे मैं रक्सौल से, जो यहाँ से 2 दिन लगते हैं जाने में ट्रेन से, और आप जान सकते हो यहाँ की ट्रेन की क्या हालत है, बीच बीच में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, उस तरह अपने जान जोखिम पे डाल के। और एक चीज लास्ट चीज डिस्कस करना चाहता हूँ मैम, ये सारी चीजें मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। मतलब हम अभी भी जिस चीज के लिए बैठे हैं, ये 2 महीने बाद में फिर से स्टार्ट होने वाली है। सही बात है, ये 2 महीने बाद फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए गवर्नमेंट को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इसके लिए कोई एक्ट बने स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए, ताकि जो भी हो एमसीडी अगर वो देती है परमिशन बेसमेंट का, तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हो। अगर सेफ्टी मेजर नहीं है और सेफ्टी मेजर होने के बाद भी अगर वहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो उसके लिए जो कोचिंग चला रहा है वो जिम्मेदार हो, जो एनएससी का वहाँ पे ऑफिसर हो जिसने वो परमिशन दी है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो, ताकि ये स्टूडेंट के साथ में बार बार रिपीट ना हो। इसके लिए मैं सवाल आप लोगों से भी पूछना चाहती हूं। 42 की बात की थी आपने, 42 की बात की। 42 में हमारे जितने भी लीडर्स थे उनको जेल में डाला गया। अवध ओझा सर जेल में है, विकास सर जेल में है, नहीं है ना, वो बोल सकते हैं, वो हमारी लीड ले सकते हैं, मगर वो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इस कोचिंग माफिया का वो भी हिस्सा है, वो हिस्सा है इस माफिया का। अगर वो हिस्सा नहीं होते इस माफिया का, वो यहाँ पे होते। मैम एक चीज और पॉइंट और है, वो ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे क्यों हो रहा है। जब सिलेक्शन का क्रेडिट आप ले सकते हो तो फेल्योर का क्रेडिट कौन लेगा? फेल्योर ओझा जी ने ये भी कहा कि चलो आप इतना हम पे ठीकरा फोड़ रहे हो, तो साल भर में जो 1000 जो आईपीएस बन के निकलते हैं, आईएएस बन के निकलते हैं, वो जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने यहाँ चादर चढ़ाई तब हम आईएएस बने, आईपीएस बने, तो उनके ऊपर क्यों नहीं ढिंढोरा? क्योंकि वो भी तो ग्लैमराइज कर रहे हैं ना। आईएएस कोई ऐसे नहीं बनता, अपनी मेहनत से आईएएस बनती है, खाली गाइडेंस चाहिए होती है। गाइडेंस के लिए लोग 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए दे रहे हैं, वो सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं। वो गाइडेंस भी हम पढ़ते खुद है। उस पे हमें नहीं जाना चाहिए सर, फालतू का किसी का कैरेक्टर। टीआरपी आप लोगों का जो है ना, वो ओझा सर और वही लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, ओझा सर दुश्मन नहीं है ना विकास दिव्यकीर्ति सर। हो सकता है हम लोग नाराज हो सकते हैं, नफरत नहीं है यार, फालतू की बात हो रही है। हम लोग नाराज हो सकते हैं, नफरत नहीं है उनके खिलाफ यार, ऐसी बात नहीं है। सुनो, जहाँ भी रह के एक क्वेश्चन मेरे मन में भी है भाई, जैसे आप लोग अलग अलग स्टेट से आते हो, ठीक है भाई, मेरी बात एक बार क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लूँ। जैसे अलग अलग स्टेट से आते हो, आजकल ऑनलाइन की व्यवस्था है पूरी अच्छे तरीके से। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ने वाला बच्चा स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ लेता है, अगर उसको 5 स्टार की फैसिलिटी दो तब भी नहीं पढ़ता, अगर नहीं पढ़ने वाला होता है। तो क्या मुखर्जी नगर और दिल्ली जैसे मतलब क्षेत्र में क्या कमी नहीं हो सकती है? क्या इतना बोझ मतलब स्टूडेंट्स का आना जरूरी है? मैम पाठशाला और गुरुकुल की कल्चर है अभी भी। हम बिलीव करते हैं कि हम टीचर्स के साथ रह के ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, उनके शागिर्द में रह के। आपके रीजनल टीचर्स आपको उस तरीके से ग्रो नहीं करवा सकते? देखिए ये तो मैम मेरे वहाँ तो आज भी जो स्कूलिंग है ना, उसमें 10th स्टैंडर्ड तक हमें ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में सिलेबस क्या पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ आके अगर
टेस्ट सेंटर में बैठ के हम पेपर लिख रहे हैं तो उससे जो है हमारी जो है ब्रेन मैच्योरिटी होती है, ठीक है। उस माहौल में आगे लिखने पड़ते हैं पेपर, तब जाके वो एक लाइन क्रॉस होती है उस प्रिपरेशन की, ठीक है ना। इसलिए मुखर्जी नगर और कोटा जैसी जगहों पे जाना जरूरी है। मैम ये भी होता है कि काफ़ी बच्चे गाँव से आते हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं होती, काफ़ी के फैमिलीज अब्यूजिव होते हैं, तो उनको रहना ही पड़ता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे एस्पिरेंट्स है, कोई कुछ शेयर कर रहा है, कोई नोट शेयर कर रहा है, एक सॉलिडारिटी बन जाती है, माहौल बन जाता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। आप घर पे हो, आपको रिलेटिव्स के ताने सुनने हैं, आपको नेबर्स के ताने सुनने, बेटा कितने अटेम्प्ट्स हो गए इस, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी मजबूरियों का ये लैंडलॉर्ड, ये ब्रोकर, ये कोचिंग ने बहुत फ़ायदा उठा के रखा है। मैम एक बात बस मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल नेक्सस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एमसीडी, डीडीए, जल बोर्ड वगैरह वगैरह जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारी मेंटेनेंस में, हमारी बैड इंफ्रास्ट्रक्चर ही फिलहाल के लिए कह लें, उनकी एक सहमति है, उन सब की एक सहमति है इस बात पे कि स्टूडेंट यहाँ पे एक बढ़िया कमर्शियल कमोडिटी है। उसके कारण ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे रोटेट होता रहता है, एक बैच आता है, एक बैच चला जाता है, एक बैच आता है, एक बैच चला जाता है, तो स्टूडेंट का जो स्ट्रगल है वो परसिस्टेंट नहीं हो पाता है। आप समझ रहे बात? तो स्टूडेंट एग्जिट कर जाता है, जब तक वो कंप्लेन और गंदा एक्सपीरियंस वो करता है यहाँ पे, जब तक वो बैड एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है, तब तक वो उसके एग्जिट का टाइम है, नया बैच आ जाता है, तो हमारा जो स्ट्रगल है वो कॉन्स्टेंट और परसिस्टेंट नहीं हो पाता है। चलो इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करती हूँ और वहाँ पे कुछ बातचीत करनी है तो उसको हम लोग शुरू करते हैं अब।